नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं टी.आर. नाइक आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल स्टडी विथ फौजी फैमिली में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज अपन पढ़ेंगे जनरल अवेयरनेस में इंडियन पॉलिटी का वीडियो पार्ट नंबर 7 संघीय विधायी का। तो साथियों, वीडियो काफ़ी बड़ा हो सकता है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, पास बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए साथियों, देखते हैं आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न। ये आपकी स्क्रीन पे प्रश्न इस प्रकार है कि भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। यानी भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष है वो कौन होता है साथियों। ऑप्शन है विपक्षी दल का नेता, या फिर लोकसभा का अध्यक्ष, या ऑप्शन सी में है लोकसभा का उपाध्यक्ष, या फिर राज्यसभा का अध्यक्ष। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विपक्षी दल का नेता। यानी लोक लेखा समिति एक वित्तीय समिति है जिसका सर्वप्रथम 1921 में गठन किया गया था, जिसमें कुल 15 सदस्य होते थे। लेकिन 1954 से 55 से इस समिति में कुल है जो कि 22 सदस्य होते थे, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य जो कि राज्यसभा से लिए जाते हैं। और सन 1967 से यानी 1967 से इस समिति का अध्यक्ष है जो कि विपक्ष के किसी सदस्य को बनाया जाता है, जिसका मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न ये है, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा। पहला ऑप्शन है 2 वर्ष, या फिर 4 वर्ष, या 5 वर्ष, लास्ट ऑप्शन है 6 वर्ष। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 वर्ष। यानी राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। तो साथियों बताइए, क्या राज्यसभा संसद का कौन सा सदन है। राज्यसभा है जो कि संसद का उच्च सदन होता है। ये एक स्थायी सदन है और अनुच्छेद 81 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम जो कि साथियों 250 सदस्य होते हैं। और वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या है जो कि कितनी है साथियों, 245 है। और राज्यसभा के सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, अर्थात संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक 1/3 सदस्य जो कि हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, तथा इतने ही नए सदस्य निर्वाचित कर लिए जाते हैं। अतः राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है साथियों, 6 वर्ष का होता है। तो साथियों आशा करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, यह आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है। ऑप्शन आमुख, या स्थगन, या भंग करना, या फिर बर्खास्त करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा। पहला ऑप्शन है आमुख और स्थगन, भंग करना, या फिर बर्खास्त करना। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बर्खास्त करना। यानी आमुख और स्थगन तथा भंग करना संसद से संबंधित शब्दावलियां है, जबकि बर्खास्त करना इससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न ये आपकी स्क्रीन पे। लोकसभा का कार्यकाल ऑप्शन किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, या फिर ऑप्शन बी में है एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, या आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन डी में है आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यानी अनुच्छेद 352 के अनुसार आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल है जो कि एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न यह आपकी स्क्रीन पे। संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन है। ऑप्शन राष्ट्रपति है, या फिर प्रधानमंत्री, या विपक्ष का नेता। ऑप्शन डी में है निचले सदन का अध्यक्ष। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। यानी संसदीय सरकार में
प्रधानमंत्री है जो कि बराबर वालों में पहला होता है। हालांकि प्रधानमंत्री का चयन है जो कि बहुमत दल वाले सदस्य करते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद का चयन है वो स्वयं करता है। प्रधानमंत्री सहयोगी मंत्रियों के परामर्श से ही निर्णय लेता है कि अतः लॉर्ड मार्लो ने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा था। चलिए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न, ये रहा आपके स्क्रीन पे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो साथियों इस प्रश्न के अंदर आपको 2 कथन दिए गए हैं, उनको सावधानी पूर्वक पढ़कर आपको आंसर देना होगा। पहला कथन है, केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। दूसरा जो हमारा कथन है कि आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन है जो कि करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन है जो कि सही है? ऑप्शन ए केवल 1, बी में है केवल 2 और सी ऑप्शन में है दोनों यानी 1 और 2 दोनों, और डी ऑप्शन में है न तो 1 और न ही 2। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 यानी ऑप्शन ए केवल 1, यानी कथन 1 है जो कि पूर्णतः सही है। इसका विवरण अनुच्छेद 249 यानी अनुच्छेद 249 में किया गया है। कथन 2 गलत है क्योंकि आपात की घोषणा का अनुमोदन है, यानी आपात की घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। तो चलिए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न इस प्रकार है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर, यानी कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष इन दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन थे? ऑप्शन ए है रवि राय, ऑप्शन बी में है हुकम सिंह, या फिर एम अनंत सैनम, या जी वी मावलंकर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी जी वी मावलंकर। यानी संविधान के 26 जनवरी 1950 को लागू होने वाले यानी लागू होने के बाद चुनाव द्वारा लोकसभा का गठन 1952 में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष जी वी मावलंकर थे तथा इनका कार्यकाल वर्ष 1952 से 1956 तक रहा था। अगला प्रश्न यह रहा आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान देने का अधिकार है? तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है संसद के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को, या फिर बी ऑप्शन में संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, ऑप्शन सी राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, ऑप्शन डी है राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। यानी राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति एवं राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान देने का अधिकार है। चूंकि लोकतंत्र के सदस्यों का चुनाव है जो कि साधारणतः जनता के द्वारा चुनाव के माध्यम से होता है, अतः विकल्प डी केवल राज्यसभा के बारे में सत्य है। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, यह रहा आपकी स्क्रीन पे कि यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन स्टैंडिंग समिति, या तदर्थ समिति, या संयुक्त समिति, या फिर स्थायी समिति। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संयुक्त समिति। यानी वस्तुतः इस प्रकार है कि संसदीय समितियां हैं जो कि 2 प्रकार की होती है साथियों। कौन कौन सी? एक तो होती है स्थायी समिति और दूसरी तदर्थ समिति। स्थायी समितियां स्थायी प्रकृति की होती है जो अविरलता के आधार पर कार्य करती है, जिनका गठन प्रत्येक वर्ष अथवा समय समय पर किया जाता है। और तदर्थ समिति वो है, यानी तदर्थ समिति अस्थायी प्रकृति की समिति है तथा जिस उद्देश्य से उसका गठन किया गया था, यानी जिस उद्देश्य से उसका गठन किया जाता है वह समाप्त होते ही इनका कार्यकाल भी खत्म हो जाता है, ये अस्तित्व विहीन हो जाती है। अगला जो प्रश्न है यह रहा आपकी स्क्रीन पे। हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? तो साथियों बताइए इन दिए गए 4 ऑप्शन में से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन ए वर्ष 1954, ऑप्शन बी वर्ष 1964 और सी में है वर्ष 1974 और लास्ट ऑप्शन है वर्ष 1984। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए वर्ष 1954 यानी वर्ष 1954। यानी वर्ष 1954 में राज्य परिषद एवं जनता का सदन यानी हाउस ऑफ द पीपुल के स्थान पर क्रमशः राज्यसभा एवं लोकसभा का नाम दिया गया था। अगला जो हमारा प्रश्न है यह आपकी स्क्रीन पे कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। ऑप्शन राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है या फिर प्रधानमंत्री के प्रति या लोकसभा के प्रति या राज्यसभा के प्रति। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लोकसभा के प्रति। यानी अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और मंत्रीगण किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। किसी बाहरी व्यक्ति को भी मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। यानी किसी बाहरी व्यक्ति को भी मंत्री नियुक्त किया जा सकता है और बशर्ते कि 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना पड़ेगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे कि यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा यानी किसको देगा। ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति को या फिर उपाध्यक्ष को या फिर प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल को। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उपाध्यक्ष को। यानी संविधान के अनुच्छेद 94 यानी संविधान के आर्टिकल 94(c) के तहत लोकसभा का अध्यक्ष है जो कि उपाध्यक्ष को संबोधित तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। दोबारा पढ़िए कि संविधान के आर्टिकल 94(c) के तहत लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित करेगा तथा उपाध्यक्ष है जो कि अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्याग पत्र सौंप सकता है। अगला प्रश्न यह रहा आपकी स्क्रीन पे कि लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, बी ऑप्शन वृत्तिगत प्रतिनिधान या फिर अनुपातिक प्रतिनिधित्व या भूभागीय प्रतिनिधित्व। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भूभागीय प्रतिनिधित्व। यानी लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में भूभागीय प्रतिनिधित्व को प्रयुक्त किया जाता है और लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन कराने के लिए सभी राज्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। यानी सभी राज्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है और प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत विधानमंडल का प्रत्येक सदस्य एक भूभागीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है साथियों, निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। और राज्यसभा के लिए अनुपातिक जो प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के 2 प्रकार है, कौन कौन से साथियों देख सकते हैं आप, एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था और दूसरा सूची व्यवस्था। यानी भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल एवं राज्य विधान परिषदों के निर्वाचन के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रयोग में लाई जाती है। अगला प्रश्न है यह आपकी स्क्रीन पे कि भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा। पहला ऑप्शन है वर्ष 1984, ऑप्शन बी वर्ष 1985 और सी में है 1986 और लास्ट ऑप्शन है वर्ष 1988। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वर्ष 1985। यानी संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। वर्ष 1985 में 52वें संविधान यानी 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल जो विरोधी कानून पारित किया गया था। इस कानून के द्वारा सदस्यों के दल बदलने पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है। दल बदल के आधार पर संसद सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है यह रहा आपकी स्क्रीन पे
कि संसद के संयुक्त सत्रों को कौन संबोधित करता है? तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर। पहला ऑप्शन राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, सी में है राज्यसभा का चेयरमैन अध्यक्ष या फिर लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। यानी भारतीय संविधान के अनुसार संसद राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर बना है। यानी साथियों भारतीय संविधान के अनुसार संसद है जो कि राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर बना है और राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्रों को संबोधित करता है। राष्ट्रपति लोकसभा के गठन के बाद पहले सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है। अगला जो हमारा प्रश्न है ये इस प्रकार है, आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। प्रश्न इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर सावधानी पूर्वक से आपको देना होगा। पहला ऑप्शन है राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु है जो कि 30 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, या ऑप्शन बी में है लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की जो आयु है वो 25 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, या ऑप्शन सी में है राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की जो आयु है वो 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए, और ऑप्शन डी है ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान के लिए पात्र व्यक्ति की आयु है जो कि 18 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष अवश्य होनी चाहिए। ये इनमें से सही नहीं है। यानी संविधान के अनुच्छेद 173 ख के अंतर्गत राज्य विधानमंडल में यानी राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु है जो कि न्यूनतम 25 वर्ष तथा विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है साथियों? 30 वर्ष है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन शून्यकाल या स्थगन प्रस्ताव या बजट सत्र या किसी विधेयक निरूपण। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शून्यकाल। यानी शून्यकाल प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अधीन नहीं आता है और प्रश्नकाल के तुरंत बाद का 1 घंटे का समय शून्यकाल कहलाता है। तो साथियों शून्यकाल कौन कहलाता है? कि प्रश्नकाल के तुरंत बाद का 1 घंटे का समय है जो कि क्या कहलाता है साथियों? शून्यकाल कहलाता है। इसमें कोई भी सार्वजनिक महत्व का प्रश्न बिना किसी पूर्व सूचना के उठाया जा सकता है। इसे प्रश्न उत्तर सत्र भी कहा जाता है और संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल भारत की देन है। वर्तमान में कुल 20 मामले शून्यकाल के दौरान उठाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, यह रहा आपकी स्क्रीन पे। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है ऑप्शन ए मर्यादा या फिर पक्ष त्याग या अंत प्रश्न या फिर बैठ जाना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए मर्यादा। यानी मर्यादा से तात्पर्य व्यवहार को संयमित रखने से है। यानी मर्यादा से तात्पर्य यह है कि व्यवहार को संयमित रखना। और अंत्य प्रश्न का अर्थ है संसद में औपचारिक रूप से प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है इस प्रकार है कि भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है। बताइए साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर कि भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल है उसका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए प्रश्नकाल से पहले का समय, या ऑप्शन बी है सत्र का पहला घंटा, या ऑप्शन सी में है प्रश्नकाल और अगली जो कार्यसूची के बीच का समय, या जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए उस वो समय। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रश्नकाल और अगली जो कार्यसूची के बीच का समय है उसे शून्यकाल कहा जाता है। यानी संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। ये 12 बजे से प्रारंभ होता है और 1 बजे दिन तक चलता है, जिस काल के दौरान सदस्य अविलंबनीय महत्व के मामलों को उठाते हैं तथा उस पर तुरंत कार्यवाही चाहते हैं। अगला प्रश्न
ये रहा आपकी स्क्रीन पे कि भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है प्रश्न काल, ऑप्शन बी है शून्यकाल, सी में है संकल्प और लास्ट हमारा ऑप्शन है दोस्तों राष्ट्रपति का भाषण। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शून्यकाल, यानी भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में समाविष्ट अभिनव चर्चा प्रक्रिया शून्यकाल है। तो साथियों मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार से प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, पास बने बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जो हम नए वीडियो आपको डालेंगे उसका नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। देखते हैं अगला प्रश्न, यह रहा आपकी स्क्रीन पे। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियां यानी एसटी के लिए जिस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं वह है ऑप्शन बिहार में या फिर गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, यानी लोकसभा में जो अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के लिए मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक 5 सीटें आरक्षित हैं और बिहार, उत्तर प्रदेश में 1 भी नहीं तथा गुजरात में 4 सीटें आरक्षित हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है ये इस प्रकार है, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा। प्रश्न यह है कि भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति या उच्चतम न्यायालय या प्रधानमंत्री या फिर संसद। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संसद, यानी भारतीय संघ में जो नए राज्य की स्वीकृति देने का कार्य है जो कि कौन करता है साथियों, संसद करता है। संसद अनुच्छेद 3 के अंतर्गत विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या जो अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर या फिर राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण अथवा नए राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी। और संसद का यह भी अधिकार है कि वह राज्य के सीमाओं एवं नाम में परिवर्तन भी कर सकती है। अगला जो हमारा प्रश्न है इस प्रकार है साथियों, आप देख सकते हैं ये रहा आपकी स्क्रीन पे कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किस स्थिति या फिर किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 3 कथनों में से सावधानी पूर्वक पढ़ के इन दिए गए 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर चुनना होगा। पहला कथन है साधारणतः यानी साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में, दूसरा कथन है दंड विधेयक को पारित करने की स्थिति में और तीसरा जो हमारा कथन है संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही आंसर चुनिए। ऑप्शन केवल 1 या फिर 2, 3 और सी में है कथन केवल 1 और 3 और लास्ट में है उपयुक्त तीनों। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1, यानी केवल 1 सही होगा। साधारण विधि निर्माण को पारित करने के लिए स्थिति में संसद की संयुक्त बैठकें बुलाई जाती हैं और धन विधेयक एवं संविधान संशोधन के मुद्दे पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। अगला जो हमारा प्रश्न है यह रहा आपकी स्क्रीन पे, संसद और संविधान साधन नहीं है। ऑप्शन है विधिक न्याय के या फिर राजनीतिक न्याय के या आर्थिक न्याय के या सामाजिक न्याय के। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विधि न्यायिक। ए इज द राइट आंसर, यानी भारतीय संविधान की उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वर्णन किया गया है। अतः संसद में संविधान विधिक न्याय के साधन नहीं है और नागरिकों को विधिक न्याय उपलब्ध कराने का कार्य जो कि स्वतंत्र न्यायपालिका को है। कि साथियों नागरिकों को जो विधिक न्याय उपलब्ध कराने का कार्य कौन कर सकता है, किसके पास साथियों, यानी न्यायपालिका के पास। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पे कि संसद सदस्य संसद में अपने सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों के निरंतर अनुपस्थित रहे यानी एब्सेंट रहे।
ऑप्शन ए 45 दिन तक, या फिर ऑप्शन बी में है 60 दिन तक यानी 2 महीने तक, ऑप्शन सी में है 90 दिन यानी 3 महीने, या फिर ऑप्शन डी में है 365 यानी 1 वर्ष तक। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 60 दिन यानी 2 महीने तक। यानी अनुच्छेद 101(4) के अनुसार कोई संसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन तक की अवधि तक सदन की किसी बैठक में अनुपस्थित नहीं रह सकता है। तो वह सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। 60 दिनों की अवधि की गणना में सदन के स्थगन या फिर सत्रावधान की लगातार 4 दिनों से यानी 4 दिनों से अधिक अवधि को शामिल नहीं किया जाता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, यह आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न इस प्रकार है कि सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा कि जो सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा है जो कि किस देश की देन है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको इस प्रकार है। ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी भारत, सी में है फ्रांस और डी ऑप्शन है जापान। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए इंग्लैंड। यानी सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा इंग्लैंड की देन मानी जाती है। अगला प्रश्न संसद में शामिल है। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर कि संसद में शामिल है। कौन शामिल है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, या फिर ऑप्शन बी में है लोकसभा और राज्यसभा, सी में है लोकसभा और विधानसभा, और डी हमारा ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा जो कि संसद में शामिल है। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 79 के तहत संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति तथा 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी, और राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है साथियों? राष्ट्रपति है जो कि संवैधानिक प्रमुख होता है, परंतु वह संसद सत्र के दौरान होने वाले मतदान में वोट नहीं दे सकता है। अगला प्रश्न यह आपकी स्क्रीन पे कि भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए राज्यसभा, बी में है लोकसभा, सी लोकसभा भी और राज्यसभा दोनों, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी लोकसभा। यानी भारतीय संसद जनता द्वारा निर्वाचित सदन है जो कि लोकसभा होता है। यह एक अस्थायी सदन है। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 यानी 552 निर्धारित की गई है, और राज्यसभा एक स्थायी सदन है। साथियों राज्यसभा कौन सा सदन है? कि राज्यसभा एक है जो कि स्थायी सदन है और लोकसभा अस्थायी सदन है। तो साथियों राज्यसभा स्थायी सदन है, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है साथियों? अधिकतम 250 यानी 250 निर्धारित की गई है। अगला जो हमारा प्रश्न है यह आपकी स्क्रीन पे। दोस्तों प्रश्न इस प्रकार है कि इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा। प्रश्न यह है कि संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन कार्यपालिका का नियत कार्यकाल, या फिर ऑप्शन बी में है कार्यपालिका लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है, ऑप्शन सी कार्यपालिका जो कि विधानमंडल से अलग होती है, और डी हमारा ऑप्शन है संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी कि संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व है। यानी संसदीय प्रकार की सरकार में कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद अपनी प्रजातांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त करती है। कहां से प्राप्त करती है साथियों? विधायिका से प्राप्त करती है, और विधायिका के प्रति जो सामूहिक रूप से उत्तरदायी है अर्थात संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। तो साथियों आशा करता हूं इस प्रकार आपको सभी प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं यह आपकी स्क्रीन पे। निम्न कथनों में कौन सा एक सही है? तो साथियों इन दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा है जो कि एक सही है और 3 है जो कि गलत है? ऑप्शन ए केवल राज्यसभा में ही नए
केवल, यानी पहला जो हमारा ऑप्शन ए केवल राज्यसभा में ही, न कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन बी राज्यसभा में आंग्ल भारतीय जो समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का संविधान में प्रावधान है। ऑप्शन सी है किसी मनोनीत सदस्य का मंत्री पद के लिए नियुक्ति पद संविधानीय वर्जना नहीं है। ऑप्शन डी है मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति तथा और उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत दे सकता है। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी कि किसी मनोनीत सदस्य का मंत्री पद के लिए नियुक्ति पद संवैधानिक वर्जना नहीं है। यानी राज्यसभा में 12 सदस्य, यानी राज्यसभा में 12 सदस्य जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कला, विज्ञान, साहित्य तथा समाज सेवा में विशेष ज्ञान रखते हैं। साथियों कि राज्यसभा में 12 सदस्य जो कि राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, जो उनको कौन कौन से ज्ञान होने चाहिए साथियों? जो कला, विज्ञान, साहित्य तथा समाज सेवा में विशेष ज्ञान रखते हो। और लोकसभा में 2 सदस्य जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो एंग्लो इंडियन समुदाय यानी आर्टिकल 331 से संबंधित होते हैं। ये मनोनीत सदस्य मात्र उपराष्ट्रपति के चुनाव में ही अपना वोट दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों कि सरकार की संसदीय प्रणाली का अन्य संक्रमणीय जो गुण निम्न में से कौन सा है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा। पहला हमारा ऑप्शन है दोस्तों संविधान की लोचशीलता। ऑप्शन बी में है कार्यपालिका और विधान मंडल का संयोजन। ऑप्शन सी है न्यायपालिका की सर्वोच्चता और डी ऑप्शन है संसदीय संप्रभुता। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी कार्यपालिका और विधान मंडल का संयोजन। यानी भारत की जो संसदीय प्रणाली का संक्रमणीय गुण कार्यपालिका तथा विधान मंडल का संयोजन है। और कार्यपालिका सरकार का वह अंग है, यानी कार्यपालिका है जो कि सरकार का वह अंग है जो विधान मंडल द्वारा बने गए, यानी विधान मंडल द्वारा बनाए गए कानूनों एवं नियमों को क्रियान्वयन करता है। यानी कार्यपालिका है जो कि सरकार का वह अंग माना जाता है जो विधान मंडल द्वारा बनाए गए कानूनों एवं नियमों को क्रियान्वित करता है। अगला जो हमारा प्रश्न है ये रहा आपकी स्क्रीन पे। लोकसभा का कार्यकाल कितनी वर्ष तक बढ़ाया गया था? साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न रिपीट करता हूं कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार या 3 बार या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1 बार। यानी लोकसभा का कार्यकाल अब तक केवल 1 बार वर्ष 1975 में घोषित आपातकाल के दौरान 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था, किंतु बढ़ाई गई अवधि के समाप्त होने से पूर्व ही लोकसभा का जो विघटन कर दिया गया था और आपातकाल घोषित होने पर लोकसभा का कार्यकाल 1 बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा, जो कि साथियों हमने पिछले वाले प्रश्न में ये डिस्कस किया था। तथा घोषणा के लागू न रहने की दशा में किसी भी प्रकार के उसका विस्तार 6 माह से अधिक नहीं होगा। तो साथियों आशा करता हूं ये प्रश्न भी आपको सावधानी पूर्वक आसानी से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्न विधेयकों में से किस एक का जो भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा। पहला ऑप्शन है साधारण विधेयक या फिर धन विधेयक या वित्त विधेयक और ऑप्शन डी है संविधान संशोधन विधेयक। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी संविधान संशोधन विधेयक। यानी ये प्रावधान है जो कि आर्टिकल 368 में उल्लिखित है। तो साथियों अगला प्रश्न जो देखते हैं ये रहा आपकी स्क्रीन पे कि यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की जो आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या होगी। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, यानी उनकी संख्या कितनी होगी? ऑप्शन ए है 21 या फिर
14 या 7 या फिर 6। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 6 होगा। यानी अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा की कुछ सीटें अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षित की गई है। यानी अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा की जो कुछ सीटें वो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई है। और लोकसभा में पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश के सदस्यों की संख्या 42 यानी 42 है। यहाँ उक्त जातियों के लिए आरक्षित सीटें 8 तथा 6 है और 8 किसी विकल्प में नहीं है। अतः विकल्प डी राइट है। डी इज द राइट आंसर। हालांकि यह प्रश्न अधूरा है क्योंकि अनुसूचित जो जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत नहीं बताया गया है। अतः अनुसूचित जातियों की सीटें निर्धारित नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न इस प्रकार है कि जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्देशित यानी रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? ऑप्शन उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। ऑप्शन बी उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत या फिर सदनों का 2/3 बहुमत। और डी ऑप्शन है सदनों का पूर्ण बहुमत। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत होता है। यानी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में किसी विधेयक को उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों को साधारण बहुमत से पारित किया जाना होता है। अब तक केवल 3 बार ही संसद की संयुक्त बैठक बुलाई गई है। कौन कौन सी? पहली है दहेज प्रतिशत विधेयक 1961 में, और दूसरी है बैंक सेवा आयोग विधेयक 1978 तथा तीसरी है आतंकवाद निरोधक विधेयक पोटा 2002। तो चलिए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा आपकी स्क्रीन पे कि भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण करती है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है संसदीय समितियों के माध्यम से या फिर विभिन्न मंत्रालयों की जो परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से या प्रशासकों से आवधिक प्रतिवेदन भिजाकर या फिर कार्यपालिका को रीट जारी करने के लिए बाध्य करके। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए संसदीय समितियों के माध्यम से। यानी संसद की जो सामान्य बैठकों के अतिरिक्त संसद के कार्यों का जिम्मा संसदीय समितियों पर होता है और संसदीय समितियों का गठन सभा का सभापति या फिर अध्यक्ष करता है। और संसदीय समितियां मुख्यतः 2 प्रकार की होती है साथियों। कौन कौन सी? अभी मैंने आपको बताया था। पहली स्थायी समिति और दूसरी तदर्थ समिति। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन हुकुम सिंह या जीवी मावलंकर। ऑप्शन सी के.एम. मुंशी या फिर यू.एन. डेबर। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जीवी मावलंकर, जो कि साथियों पिछले प्रश्नों में इसका इसका जो विचार विमर्श किया गया था। यानी जीवी मावलंकर 1952 से 56 प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह और 1962 से 67 यानी 1962 से 1967 तृतीय लोकसभा के अध्यक्ष के.एम. मुंशी तथा यू.एन. डेबर ये कभी लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे थे। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? ऑप्शन है साथियों लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। ऑप्शन बी लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती, या ऑप्शन सी में है लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है। ऑप्शन डी है राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए
संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी लोकसभा है। लोकसभा और राज्यसभा की अनुशंसाओं को, लोकसभा राज्यसभाओं की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या फिर न करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। यानी धन विधेयक संशोधन के बाद लोकसभा में वापस आएगा और ये अब लोकसभा पर निर्भर है कि लोकसभा उन संशोधनों को पूरी तरह से या फिर आंशिक रूप से स्वीकार या फिर अस्वीकार करेगी। अगर लोकसभा संशोधन के बिना या साथ धन विधेयक को स्वीकार करती है तो धन विधेयक दोनों सभाओं द्वारा पारित हुआ है, ये माना जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पे कि सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है संसदीय प्रणाली, ऑप्शन बी राष्ट्रपति प्रणाली, सी में है संघीय प्रणाली और लास्ट हमारा ऑप्शन है दोस्तों एकात्मक प्रणाली। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए संसदीय प्रणाली। यानी भारतीय संविधान निर्माताओं ने संसदीय लोकतंत्र प्रणाली को चुना है। वर्ष 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी। इस द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को संविधान के द्वारा संसद का नाम दिया गया था। अतः संसद के 3 अंग हैं साथियों, कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो साथियों इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को गौर से पढ़िए कि संसद के 3 अंग कौन कौन से साथियों? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। वर्ष 1954 यानी वर्ष 1954 में राज्य परिषद एवं जनता का सदन के स्थान पर क्रमशः राज्यसभा एवं लोकसभा शब्द को अपनाया गया है। और राज्यसभा उच्च सदन होता है साथियों। राज्यसभा है कौन सा सदन होता है? राज्यसभा है जो कि उच्च सदन होता है और लोकसभा है जो कि निम्न सदन होता है। जबकि लोकसभा निम्न सदन होता है और लोकप्रिय सदन होता है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। यानी राष्ट्रपति है जो कि संसद का अभिन्न अंग माना जाता है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक विधि नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उसे स्वीकृति नहीं कर देता। यानी जब तक राष्ट्रपति है जो कि उन्हें स्वीकृति नहीं दे देता है। अगला हमारा प्रश्न है, इसमें से यानी इनमें से कौन जो कि नीति आयोग से संबंधित है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी में है कौशिक बसु, सी में है अमर्त्य सेन और डी हमारा ऑप्शन है पी चिदम्बरम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। यानी नरेंद्र मोदी है जो कि नीति आयोग से संबंधित है। नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो साथियों हाल फिलहाल में जो हमारे प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी, तो वो नीति आयोग के अध्यक्ष वही कहलाते हैं जो उस समय प्रधानमंत्री होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है? ऑप्शन मानव अधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच, ऑप्शन बी किसी जेल को देखना, सी में है मानव अधिकारों की सुरक्षा का पुनरावलोकन करना और ऑप्शन डी है मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों से के सजा देना। यानी जो मानव अधिकारों के उल्लंघन करने वालों को सजा देना। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी मानव अधिकारों को उल्लंघन करने वालों को सजा देना। यानी मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ऑप्शन ए संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन बी में है राज्य लोक सेवा आयोग, सी वित्त आयोग और डी हमारा ऑप्शन है योजना आयोग। साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी योजना आयोग। यानी योजना आयोग की व्यवस्था संविधान में नहीं है और योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी और एक कार्यपालिकीय आदेश द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, भारत का योजना आयोग, ऑप्शन
इस हेतु विशेष उल्लेख के साथ संवैधानिक उपबंध के अधीन गठित किया गया है या फिर संसद के अधिनियम के द्वारा गठित किया गया या इस संबंध में मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा गठित किया गया या और लास्ट हमारा ऑप्शन है संवैधानिक संशोधन के द्वारा गठित किया गया था। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद के अधिनियम के द्वारा गठित किया गया था। यानी भारत में देश के संसाधनों के अनुकूलन उपयोग के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडलीय संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। साथियों ये प्रश्न फिर से दोहराया जा रहा है तो आपको शायद आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। वर्तमान में योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपकी स्क्रीन पे कि राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता है। पहला हमारा कथन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से या फिर एस्टीमेट्स कमेटी से, और तीसरा जो हमारा कथन है कि सार्वजनिक उद्यमों की कमेटी से। तो अपना उत्तर दिए गए कूट से चुनिए। तो पहला हमारा ऑप्शन है दोस्तों 1 और 2, ऑप्शन बी में है केवल कथन 3 और सी में है 2, और लास्ट जो हमारा ऑप्शन है साथियों कथन 1 और 3। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कथन 2। यानी प्राक्कलन एस्टीमेट्स कमेटी के सभी सदस्य तब सभी है जो कि 30 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं तथा इसमें राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता है। और प्राक्कलन समिति का गठन सर्वप्रथम है जो कि 1950 में हुआ था, यानी 1950 में हुआ था। यह एक संसदीय समिति है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। साथियों इसका कार्यकाल कितना होता है? केवल 1 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, ये आपकी स्क्रीन पे प्रश्न इस प्रकार है कि संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। तो साथियों इनके लिए आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए क्या होगा। पहला हमारा ऑप्शन है सभी राज्यों की सहमति से, ऑप्शन बी बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, या फिर संबंधित राज्यों की सहमति से, और डी हमारा ऑप्शन है दोस्तों बिना किसी राज्य की सहमति से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, बिना किसी राज्य की सहमति से। यानी संसद संघ सूची में दिए गए किसी भी विषय पर कानून बना उसे किसी राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला प्रश्न, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि ऑप्शन ए लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, और या फिर ऑप्शन बी में है संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, ऑप्शन सी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, या फिर डी हमारा ऑप्शन है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी कि जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 3 कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़ के इन दिए गए 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर देना होगा। पहला हमारा कथन है साथियों, राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करना या फिर संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। और दूसरा कथन है राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। तीसरा हमारा कथन है साथियों कि राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय वितरण पर चर्चा नहीं हो सकती। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन साथियों राइट हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से देना होगा। पहला ऑप्शन है केवल 1, और बी में है केवल 1 और 2, सी में 2, 3, और लास्ट हमारा ऑप्शन है साथियों 1, 2, 3 यानी उपयुक्त तीनों। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। यानी संविधान के अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पूर्व स्थापित नहीं किया जाता है। यानी धन विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए प्रेषित किया जाता है, जिसे राज्यसभा अधिकतम है जो कि 14 दिन तक ही रोक सकती है, और अनुदान की मांगों पर मतदान है जो कि केवल लोकसभा ही कर सकती है। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा हो सकती है। तो साथियों आशा करता हूं इस प्रकार आपको
पीछे जितने भी मैंने प्रश्न पढ़ाए हैं वो सारे प्रश्न आपको इस प्रकार समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो साथियों ये प्रश्न इस प्रकार है कि नियंत्रक नियंत्रण एवं लेखा परीक्षक की जो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, या फिर संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, या फिर ऑप्शन डी है राष्ट्रपति की संस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर। यानी अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और उसे उसके पद से केवल उसी रीति और उसी आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो साथियों व्याख्या दोबारा बताता हूं कि आर्टिकल 148(1) के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रित सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिन रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। बस वही प्रक्रिया उन पर लागू होगी। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, यह रहा आपकी स्क्रीन पे। संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? ऑप्शन ए क्रमशः 2:1 के अनुपात में, या फिर क्रमशः 3:1 के अनुपात पे। ऑप्शन सी में है साथियों 4:1 के अनुपात में, या फिर दोनों सदनों के समान संख्या में। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रमशः 2:1 के अनुपात में। यानी सरकार के प्रशासनिक कार्यों का पुनरीक्षण करने और विविध एवं जटिल प्रस्तावों और अधिनिष्ठ विधान की समीक्षा करने के लिए संसदीय समितियां बनाई जाती हैं। संसदीय समितियों को जो कि मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, पहली स्थायी समिति और दूसरी है साथियों तदर्थ समिति। साथियों इसका बार बार में उल्लेख किया जा रहा है, इसलिए यह प्रश्न आपका गलत कभी नहीं होना चाहिए। कुछ समितियों को छोड़कर लगभग सभी स्थायी समितियों में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात है, जो कि क्रमशः 2:1 अनुपात में होता है। अगला प्रश्न साथियों यह रहा आपकी स्क्रीन पे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति की, या ऑप्शन बी में है साथियों सर्वोच्च न्यायालय के, या सी में है संसद की, या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद की जिम्मेदारी है। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी संसद की। यानी संविधान के आर्टिकल 151 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केग की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाया जाता है और केग की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है, जो कि किसकी है साथियों संसद की होती है। अगला जो हमारा प्रश्न है साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पे कि सामान्य वित्तीय विधायन में चरण सम्मिलित है। तो कथन है साथियों, इनमें कुछ कथन दिए गए हैं। पहला हमारा कथन है साथियों बजट का प्रस्तुतिकरण, और दूसरा कथन है बजट पर चर्चा या फिर विनियोग विधेयक को पारित करना, और चौथा कथन है लेखानुदान, और हमारा पांचवा कथन है दोस्तों वित्त विधेयक को पारित करना। तो साथियों नीचे दिए गए कूट में से आप राइट आंसर को चुनिए। पहला हमारा ऑप्शन है 1, 2, 3, और बी में है कथन 1, 3, 4, और सी में है 1, 2, 3, 4, और डी हमारा साथियों कथन है, डी हमारा जो ऑप्शन है 1, 2, 3, 5। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 5। यानी जो कथन 1, 2, 3, 5 है वो राइट है। यानी बजट का प्रस्तुतिकरण और बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना तथा वित्त विधेयक को पारित करना सामान्य वित्तीय विधायन के चरण है। दोबारा बताता हूं साथियों कि बजट का प्रस्तुतिकरण और बजट पर चर्चा करना और विनियोग जो विधेयक को पारित करना तथा वित्त विधेयक को पारित करना है, जो कि सामान्य वित्तीय विधायन के चरण है। जबकि लेखानुदान
राजस्व व खर्चों का लेखा जोखा मात्र होता है। इसमें 3 या फिर 4 महीनों के लिए सरकारी कर्मियों के वेतन, पेंशन और अन्य सरकारी कार्यों के लिए राजकोष से धन लेने का प्रस्ताव होता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इस प्रश्न में साथियों इस प्रकार दिया गया है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न में रिपीट करता हूं कि लोकसभा का जो पहला आम चुनाव है वो कब हुआ था। तो साथियों यहाँ पे आपको कुछ सन दी गई है। पहला हमारा ऑप्शन है साथियों 1949 में यानी 1949 में, और बी ऑप्शन है 1952 में, और सी हमारा ऑप्शन है दोस्तों 1950 में, और लास्ट ऑप्शन है 1954 में। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1952 में, यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद लोकसभा का पहला आम चुनाव है जो कि 1951 से 1952 में हुआ था, और 25 अक्टूबर 1951 में चुनाव की शुरुआत हुई और 21 फरवरी 1952 को खत्म हुआ था। ये चुनाव 489 लोकसभा यानी ये चुनाव 489 लोकसभा सीटों के लिए हुआ था। प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन है जो कि साथियों कब हुआ था, 13 मई 1952 को हुआ था। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई थी। साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है सार्वजनिक उद्यमों के बारे में, ऑप्शन बी है सरकारी आश्वासनों के बारे में, ऑप्शन सी है आंकलनों के बारे में, या फिर अल्पसंख्यकों के कल्याणों के बारे में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में, यानी भारत सरकार के प्रशासनिक कार्यों का पुनरीक्षण करने वाले, यानी भारत सरकार के प्रशासनिक जो कार्यों का पुनरीक्षण करने और विविध एवं जटिल प्रस्तावों और अधिनियम विधान की समीक्षा करने के लिए भारतीय संसद के द्वारा संसदीय समितियों का गठन किया जाता है, जबकि जो अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है। तो साथियों आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, यह रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। ऑप्शन ए सार्वजनिक ऋण लेने के लिए, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेने के लिए, ऑप्शन सी है राज्यों को अनुदान प्रदान करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी में है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। यानी कि अनुच्छेद 116 के अनुसार विनियोग विधेयक के पारित न होने को स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा की जो लेखानुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए संघ सरकार को भारतीय संचित निधि से अग्रिम प्रदान करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, यह रहा आपकी स्क्रीन पे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किन के द्वारा की जाती है। पहला ऑप्शन राष्ट्रपति द्वारा, या फिर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, या अध्यक्ष योजना आयोग द्वारा, या फिर वित्त मंत्री द्वारा। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करेगा, जो भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति के प्रस्तुत करेगा तथा राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को देगा। तो साथियों अगला प्रश्न यह रहा आपकी स्क्रीन पे कि यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है।
प्रश्न रिपीट करता हूं साथियों कि यदि जो सरकार है वो राज्यसभा में पराजित हो जाती है तो क्या होता है। ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र दे देता है, या फिर संसद भंग हो जाती है, या राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, या उपयुक्त में से कुछ नहीं होता। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त में से कुछ भी नहीं होता है। यानी यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाती है यानी हार जाती है तो सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि अनुच्छेद 75(3) के अनुसार यानी आर्टिकल 75(3) के अनुसार सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि राज्यसभा के प्रति। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा। ए ऑप्शन है 13, या फिर 15, या 1 से 11, या फिर 1 से 10। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 से 10। यानी अनुच्छेद 100 आर्टिकल 103 के अनुसार लोकसभा या फिर राज्यसभा का कोरम गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1 यानी 1/10 भाग होता है, 1/10 भाग होता है। मुख्य विपक्षी दल की जो मान्यता हेतु भी ये सदस्य संख्या मान्य है। तो साथियों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसकी राय आप कमेंट बॉक्स के अंदर देना न भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फौजी फैमिली को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले, और पास बने बेल आइकॉन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि जो हम नए वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और साथियों इसी वीडियो की ये पूरी PDF आप प्राप्त करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप ज्वाइन करके इस वीडियो की पूरी PDF को आप प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ब्रेक लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।